अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास की केपीके बोर्ड की जो बुक है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री होगा। चैप्टर नंबर 11 में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईयरली साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारे पास ड्राइव होते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स। किधर से ड्राइव होते हैं? लिविंग थिंग्स से ड्राइव होते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स क्या है हमारे पास? प्लांट्स एंड एनिमल्स है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से ड्राइव होते हैं विच आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये अर्लियर साइंटिस्ट ने, यानी उनकी पहले साइंटिस्ट की ये बातें होती थी कि लिविंग थिंग्स से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव होते थे, या उनका ये मानना था कि लिविंग थिंग्स से सिर्फ ड्राइव होते थे। ठीक है, और फिर बाद में एक स्वीडिश केमिस्ट आया जिसने 1815 में हमारे पास एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि वाइटल फोर्सेस आर नेसेसिटी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए वाइटल फोर्सेस का होना ज़रूरी है। और वाइटल फोर्सेस किस में पाई जाती है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो सिंपल ये हुआ कि स्वीडिश केमिस्ट ने भी, जिसका नाम बेर्ज़ेलियस था, इसने इधर नेम मेंशन नहीं है, तो बेर्ज़ेलियस साइंटिस्ट ने भी जो है लिविंग इस बात को सपोर्ट किया कि लिविंग थिंग्स से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव होती है। ठीक है, तो और हमारे पास इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन करना है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, स्टडी करेंगे उनके सोर्सेज, यानी वो किधर से उनके सोर्सेज क्या किधर से हमारे पास हासिल होते हैं, जैसे कोल से, पेट्रोलियम से, फूड से, ये सारे इनके सोर्सेज है। ठीक है, उनके स्ट्रक्चरल, कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर फार्मूला से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडेंस से कैसे किया जाता है, और मॉलिक्यूलर से कैसे किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिस्कस करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं या आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी क्या है, इसके रिएक्शन रेट क्या है, सारा हम जो है और कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यानी ये मेन चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी सोर्सेज, उनके ये फार्मूलाज, उनके प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके फंक्शनल ग्रुप्स। एक फंक्शनल ग्रुप अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास जैसे CH4 है। ठीक है, CH4 से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, हमारे पास क्या बनता है? CH3, और साथ में क्लोरीन अटैच कर दें, तो ये हमारे पास उसका मतलब एक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, हेलो अल्केन्स बन जाते हैं। एक और इसकी जगह ये देख लो, CH3OH, क्लोरीन की जगह, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया हमारे पास। तो ये अब इस एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल जो है चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मीथेन था CH4, एक हाइड्रोजन निकला, OH लगा, तो ये पूरा चेंज होगी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और इसकी वजह से इसका नाम क्या बन जाएगा? अल्कोहल। OH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, उसका नाम क्या होता है? अल्कोहल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सिर्फ याद रखना है, OH ग्रुप वाला फंक्शनल को क्या कहते हैं? अल्कोहल। बाकी और फंक्शनल ग्रुप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अच्छा, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाते हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह आ जाती है। तो कहते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाते हैं, कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, और सम मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस है? यानी अब इनमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहा हूँ, कार्बन तो है, CO2, CO, कार्बन तो है, कार्बोनेट्स में भी कार्बन है, CO3, कार्बोनेट्स में भी कार्बन है, मेटल कार्बाइड्स में भी कार्बन होता है। लेकिन उसके बावजूद हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बाइड्स, इनके अलावा जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और इसकी डेफिनेशन आ जाती है जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को कहा जाता है। ठीक है,
यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को आगे भी हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देख ले, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। जैसे हमारे पास CH4, इधर ये देख लो, इसे CH4, हमारे पास CH4 जो है ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है CH3Cl, क्योंकि इसमें अब क्लोरीन भी आ गया। ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में आ जाता है, किसमें, डेरिवेटिव्स में। यानी हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो और कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। सिंपल ये कह दो, इसकी जो इधर ये लिखा हुआ भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकते हैं। सिंपल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बाइड्स, ये है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो आजकल चलती है, तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। उनके डेरिवेटिव्स जिसमें उससे हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, इस तरह कोई और एलिमेंट आ जाए तो वो उनके डेरिवेटिव्स आ सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो वो उनके डेरिवेटिव्स में आएंगे, किसके, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स में, ठीक है। मतलब इन सारे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव वाले कंपाउंड्स को स्टडी करना हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यानी किधर से ये जो है हमारे पास हासिल होते हैं, या उनके ओरिजिन के बेस पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक है हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक हमारे पास क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, यानी इंसान के खुद सिंथेसाइज किए गए लेबॉर्ट्री में, ठीक है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं जैसे कि फूड हो गया, कोल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आगे पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे प्लास्टिक्स, मेडिसन्स और इस तरह के जो हमारे पास जो नायलॉन और इस तरह के काफ़ी सारे जो है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो सिंथेसाइज की जाती है खुद लेबॉर्ट्री में, ठीक है। तो इनकी ये दो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये बात याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन की गई है इनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इधर हम देख लेते हैं टेट्राहेड्रॉन को। तो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन हमारे पास उस 3D शेप को कहते हैं जो हमारे पास जिनकी 4 फेसेस हो, इस टाइप की शेप, कुछ इस टाइप की फेस हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रॉन होती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन जिनकी 4 फेसेस हो, सिंपल 3D शेप है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो CH4 में भी जो है इसी तरह टेट्राहेड्रल शेप बनती है CH4 की, मीथेन की, ठीक है। जो हमारे पास CH4 है उसकी भी जो है हमारे पास इसी तरह टेट्राहेड्रल शेप बनती है। कैसे, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे, सिंपल, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे उसके साथ। जब वो 4 हाइड्रोजन इस तरह अटैच होते हैं कि उसकी जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल शेप बनती है, ठीक है। यानी अगर 3D हम उसकी देखें तो इस तरह टेट्राहेड्रल शेप बनती है मीथेन की, ये बात आपने याद रखनी है। मीथेन की जिसका फार्मूला क्या है, CH4, उसकी शेप किस तरह है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है उसकी। और इसका ये जो हमारे पास एंगल होता है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, ये 109 का एंगल होता है, ठीक है। हमारे पास ये आगे हाई लेवल में सेकेंड ईयर में आता है, लेकिन फिर भी आप ये याद रख लें कि हमारे पास जो एंगल बनता है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, वो 109 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और इसकी CH4 की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास इधर देखें तो उसके फार्मूलाज पे हम आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ फार्मूला से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको आप एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पीछे 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में किसी भी और कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मीथेन है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है।
इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं इस पूरे एक मालिक्यूल में, मीथेन के एक मालिक्यूल में। इसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है हमारे पास ब्यूट ये 4 के लिए इस्तेमाल होते हैं, C4H10, ठीक है, यानी 4 कार्बन वाला जो अल्केन होते हैं या मालिक्यूल होते हैं सिंपल, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल नंबर ये क्या बता रहे हैं? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है मालिक्यूलर फार्मूला, सिंपल, ये याद रखना है। एक इंपेरिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास? इसका अगर हम इंपेरिकल फार्मूला निकालें तो हमारे पास ये निकलता है, 2 के टेबल से अगर कैंसिल किया जाए तो C2H5 निकलता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो बताएगा वो हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। प्रोपेन का भी इसी तरह C3, इस तरह इथेन का C2 है, ठीक है, C2H6 है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेथ 1 कार्बन के लिए होते हैं, H 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल जो बताता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीछे हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। ये हम सारे फार्मूलाज पढ़ रहे हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, ठीक है। हमने बोला था ना 4 फार्मूलाज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला एंड द लास्ट वन इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला आते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट या शो करते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, यानी डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर फार्मूला अब हमारे पास ये देख ले, ये हमारे पास हो जाए, ये किसका फार्मूला है हमारे पास? 1 2 3 प्रोपेन का फार्मूला है, ठीक है, प्रोपेन का फार्मूला है। तो प्रोपेन के फार्मूले में अब एटम्स की अरेंजमेंट बता रहे हैं कि एटम्स किस तरह अरेंज है। पहले कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन उसके साथ हमारे पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट जब बताते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें अरेंजमेंट नहीं बताते थे, उसमें सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते थे कि इतने इतने एटम्स है, जबकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताते हैं। इसमें हमारे पास बॉन्डिंग अरेंजमेंट भी शो करता है, बताते हैं हमें, ठीक है। हमें पता चल जाता है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल को हम सिंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल को डबल लाइन से और ट्रिपल को ट्रिपल लाइन से या ट्रिपल डैशेस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखें तो ये हमारे पास प्रोपेन जो है ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसको हम देखें, ये हमारे पास जो ये है हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसको देखा जाए, ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो हमारे पास 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेन। ये फार्मूला होता है ना, C4H10, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन ये जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट बता रहा है एटम्स की। तो ये अरेंजमेंट जो बताता है ब्यूटेन की यानी किसी भी मॉलिक्यूल की, तो ये अरेंजमेंट जो है स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास आगे आता है ये कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? थोड़ा नाम से जाहिर है कि कंडेंस कर दिया जाता है, ठीक है। देखो, इट शोज ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स ये सिर्फ बताते हैं। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, इसको कंडेंस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम्स बताता है इन ऑर्डर विद नो बॉन्ड्स और डैशेस, कोई बॉन्ड कोई डैशेस नहीं बनता। इसको कंडेंस करके ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है। जैसे हमारे पास ब्यूटेन देख लो, तो ब्यूटेन बल्कि इधर प्रोपेन पहले देख लो। प्रोपेन का क्या है? CH3 CH2 CH3। इधर आओ मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चर में CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला में इसको कंडेंस कर दिया जाता है, बॉन्ड को क्या कर दिया? हाइप कर दिया। सिंपल ये हमारे पास उसके ग्रुप बता दिए। पहला एक ग्रुप है CH3, फिर CH2 है, फिर CH3 है। तो ये कंडेंस फार्मूला है कि इसका प्रोपेन का 3 कार्बन जिसमें होते हैं वो प्रोपेन होता है, ठीक है। पेंटेन हमारे पास क्या है? इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिए? CH3 CH2 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 CH3। सिर्फ इसमें क्या बताया है? ग्रुप ऑफ एटम बताया है, ठीक है। बॉन्डिंग को नहीं शो किया गया, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला में बॉन्डिंग को भी शो किया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 ग्रुप हमारे पास इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो हम इसको CH2 के साथ 3 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? CH3। तो ये ऐसा भी इसको कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इधर ब्यूटेन की तरफ देखो। ब्यूटेन क्या होते हैं? 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूट, ठीक है। इसमें CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम
ये कंडेंस फार्मूला है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकते हैं CH3, ये फर्स्ट ग्रुप नज़र आ रहा है ना। उसके बाद CH2, इन दोनों को, दो हमारे पास CH2 है तो इधर हम 2 लिख देंगे ट्वाइस, लास्ट में हमारे पास फिर CH3। तो ये कंडेंस फार्मूला बन जाते हैं कि इसका ब्यूटेन का, ये भी कंडेंस फार्मूला बनता है और ये भी कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडेंस फार्मूले तक हो चुके हैं। लास्ट वन हमारे पास क्या है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर कंडेंस या मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। इसमें हमारे पास हमने ये इसका लिखा है प्रोपेन का 3 कार्बन है हमारे पास। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के, और जो हाइड्रोजन के है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो इनकी शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो सिंपल ये है कि इट शोज इलेक्ट्रॉन एज डॉट एंड क्रॉस बिटवीन वेरियस एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी पूरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितने एटम्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं वो किससे शो कर रहे हैं, डॉट से एंड क्रॉस से शो किया जा रहा है। देख लेते हैं एक नज़र। तो हमारे पास ये नेम है कंपाउंड के, ठीक है, और ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये कंडेंस फार्मूला है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। तो ये मेथ मैंने पहले कहा था कि 1 कार्बन के लिए, एथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3, ब्यूट 4 और पेंट 5 के लिए। तो ये उनके फार्मूला है हमारे पास, किसके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका मीथेन का देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये कंडेंस फार्मूला दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसका C2H6 C3H8 ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन C2H6 का ये कंडेंस फार्मूला देखें तो हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह C3H8 इसका कंडेंस फार्मूला देखो तो CH3 CH2 CH3 ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला इसका आ जाते हैं। इस तरह मीथेन का अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो C कार्बन और साथ में 4 हाइड्रोजन। इस तरह ये एथ का ये प्रोप का इधर मैंने हाइड्रोजन नहीं डाले, इधर हाइड्रोजन ही है, ठीक है। ये ब्यूटेन का और ये पेंटेन का हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना हो तो वो भी सिंपल यही है कि बस इलेक्ट्रॉन के साथ शो कर दें, ठीक है। क्या कर दें, जो क्रॉस है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो डॉट है हमारे पास वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बन सकते हैं। इसी तरह ये स्ट्रक्चर फार्मूला को उधर डालो, उसको हटा दो, जो बॉन्ड है और उसे इलेक्ट्रॉन डॉट से शुरू कर दो कार्बन के और हाइड्रोजन के क्रॉस से, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला बन जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, ये हमारे पास पूरे वो पेंटेन तक हमने किया, आपकी बुक में जो है आगे हेक्सेन, हेप्टेन और ये ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन तक है। डिकेन जो है 10 के लिए आता है, तो इसको आपने याद करना है, ठीक है, समझना है। बस ये याद खुद ही हो जाएंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, तो ये खुद ही आपको जो है ना जहन में बैठ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए ये बहुत था। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जो पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन थी, जिसमें 2 को क्लासीफाई किया जाता है। एक में हमारे पास आता है ये नेचुरली अकरिंग और दूसरा हमारे पास आता है मैन मेड या सिंथेटिक आता है। तो ठीक है, तो इसको जो दोबारा एक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। आज के लिए ये बहुत है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और इसको पढ़िएगा, बुक से भी एक मरतबा रीड कीजिएगा, बिल्कुल बुक वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।